स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट में, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पार्ट में हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस की स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा स्टडी किया था, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम लोग पूरी डाइजेशन की प्रोसेस स्टडी करेंगे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किस टाइप से डाइजेशन होता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट? डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी माउथ वाले पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे, मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट में कि टीथ पाए जाते हैं 4 टाइप के। उनमें से कुछ काटने का काम करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं, मैस्टिकेशन का काम करते हैं। तो भोजन को चबाया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, मैस्टिकेशन किया जाता है भोजन को। और जब भोजन को हम लोग चबा रहे होते हैं या च्यूइंग कर रहे होते हैं, उस समय हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स जो 3 पेयर्स पाई जाती हैं, मैंने बताया है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, इनके 3 पेयर्स टोटल पाए जाते हैं, यानी 6 होती है इनकी संख्या। तो ये पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल, ये ग्लैंड्स जो है अपनी अपनी नलियों से या ट्यूब से सलाइवा मिक्स करती है। तो भोजन में सलाइवा मिक्स होता रहता है। अब सलाइवा जो मिक्स होता है उसमें म्यूकस पाया जाता है, तो भोजन को वो स्मूथ बना देता है, भोजन को चिकना बनाता है। साथ ही साथ सलाइवा में डिफरेंट टाइप्स के आयन पाए जाते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। दीज आर द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सलाइवा। एंड म्यूकस जो कि भोजन को चिकना बनाता है, मैस्टिकेशन में मदद करता है। इसके अलावा थायोसाइनेट ये भी पाया जाता है और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसको सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम मेन फंक्शन इसी एंजाइम का होता है। ये एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। पीएच यहाँ पर 6.8 होता है स्टूडेंट, और नियर अबाउट 30% स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज शुगर, यानी स्टार्च is converted into maltose करीब 30% स्टार्च लगभग कन्वर्ट हो जाता है। और किससे होता है? टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर, और पीएच लगभग होता है 6.8 के करीब। इसके बाद भोजन को चबाया जाता है और स्वॉलोविंग की जाती है। तो स्वॉलोविंग हम कहाँ से करते हैं? ये फेरिंग्स वाला पार्ट जो पाया जाता है, ये नीचे की तरफ जाता फनल शेप पार्ट है। इस पार्ट में 2 चीजें खुलती हैं। एक हमारी ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, दूसरी विंड पाइप या ट्रेकिया, जिससे हम सांस लेते हैं। तो दोनों पाइप जो है यहाँ पर आकर के इस पार्ट में खुलती है। लेकिन जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं या स्वॉलोविंग करते हैं, उस समय एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, चपटा सा, तो वो जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो ट्रेकिया का जो छिद्र होता है ग्लॉटिस, उसको कवर अप कर लेता है, उसको ढक लेता है, जिससे भोजन जो है उसमें नहीं जाने पाता, ट्रेकिया में नहीं जाने पाता। और उसके बाद भोजन को स्वॉलोविंग किया जाता है फेरिंग्स से, इस पार्ट। यहाँ से भोजन पहुँचता है ईसोफेगस में। यहाँ फेरिंग्स और ईसोफेगस में देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। केवल ये एक प्रकार से चैनल का काम करता है और भोजन आगे बढ़ता जाता है। और भोजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है इनमें, ईसोफेगस की मस्कुलर वॉल में, ये मसल से बनी हुई लंबी सी ट्यूब है, तो इसमें लगातार पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है, और उसकी वजह से भोजन लगातार आगे बढ़ता रहता है। और जाकर के यहाँ जो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में कि कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, तो ये रेगुलेट करता है कि कब इस पोर को खोलना है, कब नहीं, मतलब कब बंद करना है। तो यहाँ से स्टमक वाले पार्ट में भोजन पहुँच गया। अब ये थैले जैसी संरचना होती है। स्टमक वाले पार्ट में जैसे ही भोजन पहुँचता है, तो यहाँ पर इसकी जो दीवारें होती हैं, इसकी दीवारों को पता चल जाता है कि भोजन आ चुका है। तो इसकी दीवारों से एक गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है। स्टूडेंट, गैस्ट्रिन, ये हार्मोन है, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है, और इसकी जो दीवार पाई जाती है अंदर,
जिनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनको एक्साइट करता है। एक्साइट किस लिए करता है? ताकि वहाँ से कोई न कोई सेक्रेशन निकले। अब कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं इसकी स्टमक की दीवार में? ये है, यहाँ पर दिया हुआ है। स्टमक की दीवार में म्यूकोसा या म्यूकस सेल, इनको नेक सेल भी बोला जाता है। दूसरी सेकेंड टाइप की होती है चीफ सेल या पेप्टिक सेल। थर्ड टाइप की होती है पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल। ये 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। अब इनसे निकलता क्या क्या है? म्यूकस या नेक सेल से म्यूकस का सेक्रेशन होता है। इट सेक्रीट म्यूकस। चीफ या पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इसका सेक्रेशन होता है, पेप्सिनोजन का और प्रोरेनिन। इसके अलावा पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल से HCl निकलता है। यह Cl स्टूडेंट आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये एसिडिक नेचर होता है और ये स्टमक में एसिडिक मीडियम बना लेता है। तो एसिडिक मीडियम बनाने से फायदा क्या होता है कि जब मीडियम एसिडिक हो जाता है HCl के निकलने की वजह से, तो ये फायदा क्या करता है कि जो प्रोपेप्सिन निकलता है या इसी को पेप्सिनोजन भी बोला जाता है, प्रोपेप्सिन, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। इससे जो निकलता है ये पेप्सिनोजन, इसी को प्रोपेप्सिन कहते हैं, और प्रोरेनिन, ये 2 एंजाइम से निकलती है इनएक्टिव फॉर्म में। क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में निकलती है। अगर ये एक्टिव हो जाए जिन सेल्स में पाए जाते हैं तो उनमें भी प्रोटीन का डाइजेशन कर सकते हैं, इसलिए वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में होती है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं स्टमक में, भोजन में मिलते हैं, वैसे ही HCl जो पाया जाता है, HCl निकलता है यहाँ से ऑक्सेंटिक सेल से। HCl मीडियम को एसिडिक करता है, उसमें प्रोपेप्सिन क्या किसमें बदल जाता है? एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में, ये इसमें बदल जाता है। और काम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेन में तोड़ देता है। पेप्सिन ये एक्टिव फॉर्म है, ये HCl में क्यों प्रेजेंस में बन रहा है, और किससे बन रहा है? प्रोपेप्सिन जो है कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन एंड प्रोटियोजेन। नाउ सेकंड एंजाइम प्रोरेनिन। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोरेनिन एंजाइम है ये इन्फेंट्स के स्टमक में पाया जाता है। जो बच्चे होते हैं दूध पीते हैं तो उनमें पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ये भी HCl के प्रेजेंस में रेनिन में बदल जाता है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब रेनिन क्या करता है? रेनिन मिल्क पर काम करता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन और प्लस मिल्क, ये 2 चीजें पाई जाती है। और रेनिन एंजाइम क्या करता है? इन दोनों को मिला करके बना देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। कैल्शियम पैराकैसिनेट, इसको बोलते हैं कर्ड। दही है जो हम लोग खाते हैं, अलग से खाते हैं। ये दूध जो है हमारे स्टमक में जाकर के दही में ही कन्वर्ट हो जाता है और कर्ड में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये कर्ड के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर स्टमक वाले पार्ट में 2 मेन काम हुए। एक HCl निकला जिसने क्या किया? प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल दिया। और ये दोनों एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन सामान्य प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन और प्रोटियोजेन में, और रेनिन मिल्क की प्रोटीन को। मिल्क की प्रोटीन कहा जाता है कैसिनोजन या केसीन प्रोटीन जो पाई जाती है। कैसिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, जिसको मिल्क बोला जाता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन में मिल जाता है, उसको और म्यूसिलेजिनस बना देता है, जिससे निकलने में, आगे बढ़ने में, भोजन को यहाँ से स्टमक से आगे भोजन को बढ़ने में मदद करता है। यहाँ पर भोजन जो मच जाता है, चर्निंग मूवमेंट होती है, उसके बाद जो बनता है उसको काइम बोला जाता है, काइम बोलते हैं। और वो काइम धीरे 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 आगे पाइलोरिक वाल्व की तरफ बढ़ता है, इधर की तरफ, ड्यूडेनम की तरफ। और ये आगे चल करके इस वाल्व के सहारे ये वाल्व खुल जाता है और धीरे धीरे ये इंटेस्टाइन वाले पार्ट में पहुंचता है।
स्टूडेंट, मैंने बताया कि भोजन जो है अब काइम जो है ये आगे इंटेस्टाइन की ओर जाता है। यहाँ पर HCl के कार्य तो जो मैंने बताया है कि वो प्रोपेथिन और प्रोलेनिन को कन्वर्ट करता है। इसके अलावा वो मीडियम को एसिडिक बनाता है, भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करता है। इसके अलावा वो भोजन को जो भोजन के साथ कुछ बोन्स वगैरह आ जाती हैं या कुछ लोग जो खा लेते हैं तो बोन्स वगैरह को कुछ जीव जो होते हैं मांसाहारी टाइप के होते हैं उनमें ये HCl जो है बोन्स को लचीला भी बनाता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब भोजन आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मैंने बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये ड्यूडेनम पार्ट है। सबसे पहले भोजन यहाँ ड्यूडेनम पार्ट में जाता है, पाइलोरिक वाल्व है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ यहाँ पहुँच गया। यहाँ जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पर पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से आने वाला बाइल जूस, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाते हैं। कॉमन एक नली बनाते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, उसी से मिलकर यहाँ पर आकर के खुल जाती है। अब उससे पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है और बाइल जूस भी आ रहा है। बाइल जूस क्या कर रहा है, एक तो बेसिक होता है क्योंकि बेसिक साल्ट उसमें पाए जाते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। इसके अलावा बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये भी पाए जाते हैं। तो ये तो पिगमेंट है, ये तो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में है। लेकिन सोडियम क्लोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट जो पाए जाते हैं वो भोजन में मिल करके जो फैट मालिक्यूल्स होते हैं, फैट के बिगर मालिक्यूल्स, उनको इमल्सिफाई करते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल्स में बदल देते हैं। यही काम है इनका बाइल साल्ट का। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस इसमें मिलता है। पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोला जाता है क्योंकि उसमें लगभग सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अब उसमें पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि ये 2 एंजाइम हैं, ये प्रोटीन के डाइजेशन से संबंधित है। ये निष्क्रिय स्टेज में यानी इनएक्टिव स्टेज में निकलते हैं, लेकिन इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, इंटेरोकाइनेज की वजह से ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, यहाँ पर मैंने शो किया है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेन, इनको शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन में बदलते हैं, यानी छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन में तोड़ देते हैं। और उसके बाद ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज निकलते हैं, ये भी प्रोटीन डाइजेशन से संबंधित है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, इसे एमाइलॉक्सिन भी बोलते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च वगैरह होता है, उसको जो है डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसे एमाइलॉक्सिन भी बोलते हैं। एमाइलॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। ये इनके कार्य। इसके अलावा जो न्यूक्लियेजेज वगैरह जो पाए जाते हैं एंजाइम, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये इंटेस्टाइनल जूस है। अब यहाँ पर डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, काफी कुछ यहाँ पर डाइजेशन हो चुका होता है। इसीलिए क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, उसमें ज्यादातर एंजाइम्स पाए जाते हैं डाइजेस्ट करने वाले। अब भोजन आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन की ओर, तो इंटेस्टाइन की ओर जैसे ही जाता है तो वहां पर इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटीरिकस कहलाता है। ये वहां पर लीवर कोहन की क्रिप्ट पाई जाती हैं, दरारें पाई जाती हैं और ब्रूनर्स ग्लैंड, तो वहां से यही सक्कस इंटीरिकस या इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है, इंटेरोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ये एंजाइम होते हैं। सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये एंजाइम का एक समूह पूरा पाया जाता है। साथ ही साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कई टाइप के होते हैं, जैसे एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, इसे इरेक्शन भी बोला जाता है। इरेक्शन कहा जाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का समूह है, ग्रुप है। एंटेरोकाइनेज का फंक्शन मैंने बताया कि ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को, या तो ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन में। फिर उसके बाद जो है ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, ये रेनिन की तरह कार्य करता है, मिल्क प्रोटीन में काम करता है। और जैसे कर्ड में उतने बदला था, कर्ड में जो कैसिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, दूध वाले प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट करता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज ये शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये जो शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर के आती है, उनको ये डाइपेप्टाइड्स में या एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है।
एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, एमाइलेज जो एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज पाया जाता है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एंजाइम लाइपेज पाया जा रहा है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, क्योंकि ये ड्यूडेनम से यहाँ आगे का पार्ट सब इंटेस्टाइन का ही है, तो यहाँ पर आगे जैसे जैसे भोजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे भी वहाँ पर कुछ माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ये लिखा हुआ सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला है माल्टेज, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और लैक्टोज शुगर को लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इस तरीके से इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते भोजन का लगभग पूरा डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, न्यूक्लिएजेज उनको बोला जाता है, वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स में बदलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करने वाले न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं, जो कि न्यूक्लियोसाइड में बदलते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स को प्यूरिन, पिरिमिडीन या इनमें नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह में कन्वर्ट करने वाले न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं। लास्ट तक जाते जाते न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन हो जाता है। कुल मिलाकर के इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये प्यूरिन और पिरिमिडीन में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लगभग पूरा डाइजेशन जो है इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है। अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पर केवल एब्जॉर्प्शन की कुछ चीज़ों का हो सकता है, जैसे वाटर का हो सकता है, कुछ मिनरल्स का हो सकता है, इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है, उनका भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है वहाँ पर, लेकिन डाइजेशन कोई नहीं होता। आगे चल करके भोजन फिर बढ़ता जाता है, सीकम में गया, सीकम से आगे चल करके एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और लास्ट में रेक्टम वाले पार्ट में पहुंच जाता है। रेक्टम वाले पार्ट में आगे जाकर के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं, और समय समय पर यहाँ से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ सीकम वाले पार्ट में कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है। इससे जुड़ी हुई एक संरचना पाई जाती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो घास खाने वाले जीव होते हैं, जैसे बफेलो है, काऊ है, इनमें यहाँ पर इसमें कुछ सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हम लोगों में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, इसलिए हम लोगों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, जबकि उनमें एक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डाइजेशन लगभग इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो चुका होता है। स्टूडेंट, यहाँ पैंक्रियाटिक ट्यूब में जो मैंने बताया है उसमें न्यूक्लिएजेज एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में बनाते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाते हैं तो इंटेस्टाइनल ट्यूब में जो पाए जाने वाले एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में बदलते हैं और ये न्यूक्लियोसाइड को प्यूरिन, पिरिमिडीन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर पूरा डाइजेशन मैंने बता रखा है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया है कि डाइजेशन होना नहीं है, केवल वाटर, मिनरल और ड्रग्स का, कुछ ड्रग्स होती है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, साथ ही साथ म्यूकस का सेक्रेशन किया जाता है ताकि भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लगातार आगे बढ़ता है, रुकने ना पाए, कॉन्स्टिपेशन वाली स्थिति ना बने, और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे पहुंच जाता है। अब स्टूडेंट, लगभग पूरी डाइजेशन की प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। माउथ से स्टार्ट हुआ था, माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, उसके बाद स्टमक में आ जाओ, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, और स्टमक में एक एंजाइम कभी कभी बहुत कम मात्रा में लाइपेज भी पाया जाता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में। उसके बाद यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट में सभी चीज़ों का डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को और न्यूक्लिक एसिड, इनको सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोला जाता है, पैंक्रियाटिक ट्यूब। उसके बाद आगे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का समूह होता है इरेप्सिन बोला जाता है, जिसमें से कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज ये सब आते हैं।
जो प्रोटीन को और शार्टर फॉर्म में तोड़ते जाते हैं, शार्टर पॉलीपेप्टाइड भी, उसके बाद डाइपेप्टाइड भी एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं जाकर के लास्ट में, और उसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज वो न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं पूरी तरह से। तो टोटल डाइजेशन जाकर के इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हो जाता है। अब भोजन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है, लेकिन स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, आगे के जो पोर्शन है वो हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक दैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। आप इसको अच्छे ढंग से समझिए और समझने के बाद जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं इसमें किसी टाइप का, और अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा समझ में आ रहा, तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अच्छे ढंग से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में, जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन वगैरह की प्रोसेस आगे समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स जो हैं, अगर इसमें कोई डाउट तो उससे रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। और अगर आपको आपके कमेंट आते रहेंगे कि तो आपके डाउट हम जो है दूसरे जो पार्ट हैं उनमें हम क्लियर करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।